नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ मित्र अप्रैल 2019 के अंक में मेरी एक कहानी छपी थी। उस कहानी का पाठ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है छोटी बड़ी घंटियाँ। सैकड़ों घंटियों की एक साथ आवाज़ें। यह मंदिर की घंटियों की ध्वनि नहीं थी। ये ध्वनियाँ दूर से पास आती नींद में खलल डाल रही थी। कुमुद उन्नीदी थी। रात भर ठीक से सो न सकी थी। नई जगह पर पहली रात कभी कभी बड़ी बेगानी लगती है, और अगर रात में अचानक नींद खुल जाए तो आदमी एक क्षण को भौचक हो छत की ओर एकटक देखकर कुछ समझने का प्रयास करता है कि आखिर वह किस जगह पर है। कभी कभी अपने घर में सोते हुए भी असंगठित हो जाता है। फिर कुमुद तो अप्रत्याशित तबादले द्वारा अपने गृहग्राम से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक अनजान जगह पर थी। एक दिन पहले ही कार्यभार ग्रहण किया था। एक कस्बा, वह भी प्राचीन तौर तरीके से सुसज्जित। घरों में एक ही छोटी सी खिड़की, घर के बाहर शौचालय। स्टाफ के एक सहयोगी के प्रयास से एक छोटा सा किराए का मकान मिला, जिससे सटा हुआ गौशाला और वहीं से खेतों की कतार दूर तक विस्तारित थी। कमरे के भीतर शाम से ही झिंगुरों ने कब्जा जमा लिया था। 2-4 झिंगुर तो बिस्तर पर ही चढ़ाए थे। कुछ दूसरे कीट भी उड़ उड़ कर आ बैठे थे। जब कुमुद ने उन्हें भगाना चाहा तो वे अकड़ कर मूँछों पर ताव देते हुए उन्हें एंटीना की तरह ऊपर नीचे घुमाते हुए जैसे आदेश दे रहे थे कि कुमुद जमीन पर ही बिछौना बना ले। पूरी रात चाय चाय के स्वर से किसी जंगल का एहसास करा रहे थे। दूर से झिंगुर की आवाज़ कर्णप्रिय लगती है, कविता लिखने को प्रेरित करती है, लेकिन सिरहाने पर पूरी रात झिंगुरों का गान कर्कश लगता है। कहावतें ऐसे ही तो बनी होंगी जैसे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कुमुद ने झिंगुरों को दोबारा भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि नींद को योग समझकर झिंगुरों की कर्कश ध्वनि के साथ समायोजित करने के प्रयास में कभी अचानक जाग जाती तो कभी धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती। जैसे योग दिवस के दिन योगाभ्यास के दौरान योग गुरु के यह कहने पर कि आप आंखें बंद कर अपनी आती जाती सांसों की आवाज़ सुनिए। इस दौरान आपको बाहर की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, पर बार बार ध्यान मग्न होने के बाद भी बीच बीच में पेड़ पर बैठी चिड़ियों का चहकना ध्यान भंग ही कर देता। घंटियों की ध्वनि अब बिल्कुल पास सुनाई देने लगी। छोटी बड़ी घंटियों की ध्वनियाँ जैसे बरसात में खेतों से मेढ़कों के तरह तरह से टकराने की आवाज़। कुमुद आंखें मलते हुए उठ बैठी और गली नुमा सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे से बरामदे में आकर खड़ी हो गई। सामने देखा, सैकड़ों की संख्या में गाय बैलों का समूह एक निश्चित गति से धूल उड़ाता, गले में बंधी छोटी बड़ी घंटियों की ध्वनि करता एक अनुशासन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। एक चरवाहा सिर पर बांस की हैठनुमा छतरी ओढ़े, जो लाल हरे फुदरों से सजा हुआ था, हाथ में एक कलात्मक डंडा लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में गो समूहों को हाँक रहा था। इस समय वह किसी देवदूत सा ही दिखाई दे रहा था। कुमुद बालकनी में खड़ी उस गली से भी लंबी मवेशियों के उस कतार को, झुंड के सबसे पीछे चल रही सबसे कमज़ोर गाय और उसके दुधमुहे बछड़े को, जो चलते चलते माँ की थन में मुंह मारने की कोशिश कर रहा था, जाते हुए देखती रही। उस रेले के गुजर जाने के बाद गली में गोबर, गोमूत्र और धूल की मिलीजुली गंध फैल गई थी। बहोरन रोज सुबह गायों को हाँकते हुए गली से निकलता, फिर वही घंटियों की ध्वनियाँ कानों में गूंजती। ये ध्वनियाँ अब कुमुद के लिए अलार्म का काम करती। अब उसे इन ध्वनियों की आदत हो गई थी। महाविद्यालय प्रांगण को छूता हुआ बांधनुमा विशाल तालाब और उसके एक सिरे पर छत्र की आकृति लिए बरगद का एक पेड़ रहस्य जैसे कुमुद को अपनी ओर आकर्षित करता। तबादले के बाद
भतीजे अविनाश ने गूगल पर देखकर कहा था, बुआ आपका कॉलेज तो जंगल में है, वहाँ एक कुआं भी दिखाई दे रहा है। सुनकर कुमुद एक क्षण को विचलित हो गई थी। उसकी कल्पनाओं में दूरस्थ अंचल का सुविधा विहीन कॉलेज दिखाई देने लगा था। ब्रह्म राक्षस, वह बावड़ी, बरगद का पेड़ मिलकर कुमुद के मस्तिष्क में कवि मुक्तिबोध की रचना संसार को साकार कर रहे थे। बहरन और गायों का समूह उस बरगद की छांव तले विश्राम करते, फिर गाय बैल तालाब से अपनी प्यास बुझाकर बहरन के निर्देशानुसार पास के जंगल की ओर प्रस्थान करते। कुमुद की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने आखिर एक दिन बहरन और उसकी बांसुरी से परिचय प्राप्त कर ही लिया, जब उसकी बांसुरी कमर में बंधे गमछे से निकलकर उसके ओठों पर चढ़ आई थी। बहरन के साथ उसका कुत्ता झबरा भी होता। जब गाय बैल पानी पी रहे होते और पानी में हो रहे हलचल से मेढक पानी के ऊपर उछाल मारते हुए कभी डूबते तो कभी अपना सिर निकाल लेते, झबरा उन्हें ध्यान से देखता और उन पर छलांग लगा देता। फिर जैसे अपनी असफलता को छुपाने के लिए पानी पीने का उपक्रम करता। बहरन कहता, झबरा बैहा हो गए का हो? और झबरा कूँ कूँ कर जैसे अपने मालिक को जवाब देता। उन दोनों का रिश्ता इंसानी रिश्ते से कमतर न था। बहरन और चंपा निसंतान दंपति थी। वे अपना सारा स्नेह झबरा पर ही लुटाते। बहरन जब दोपहर का भोजन लोटा जैसे एल्यूमिनियम के पात्र से निकालता तो दोने में रखी कांदा भाजी की महक तो कभी कड़ी भात झबरा को भी ललचाता। आखिर उसे पता होता कि देगची में रखे भोजन में उसका भी थोड़ा हिस्सा है। सारा दिन जंगल में गाय बैलों के गले में बंधी टुन टुन करती घंटियाँ, तरह तरह के पक्षियों का चहकना, जरा सी आहट पर झबरा का भौंकना और बहरन की बांसुरी की स्वर लहरी का सामंजस्य बहरन को आनंद और रोमांच से भर देता। गोधूली बेला जंगल से लौटते बहरन के मुखमंडल पर मलिनता होते हुए भी एक चमक धूल धूसरित परत नीचे से थोड़ी सी दिख ही जाती, जैसे बादलों से ढके सूरज की आभा किनारों से झांकने लगती है। आज बहरन के पड़ोस में रहने वाले रामदयाल साहू के मोबाइल पर बहरन के लिए खबर आई कि उसे अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जाना है। जमीन विवाद का मामला है। चंपा की एक बड़ी बहन है जो गांव में ही ब्याही है। पति खेती किसानी के साथ कभी कभी मुंशीगिरी जैसे काम कर लेता है। फिर भी 4 बच्चों की परवरिश के लिए रुपए कम पड़ते। सास ससुर की मृत्यु के पश्चात अब उनकी पैतृक संपत्ति चंपा और बड़ी बहन सोनमेत को ही मिलेगी। बहरन ने कभी ससुराल की जमीन के लिए लालच नहीं किया, लेकिन चंपा जमीन के उस टुकड़े को माता पिता की निशानी समझकर उसमें अपना हिस्सा लेना चाहती थी। उस जमीन के बहाने ही चंपा का मायके से रिश्ता भी बना रहेगा, नहीं तो लोगों को रिश्तेदारियों को बुला देने में कितना समय लगता है। एक बार जीजा जी ने चंपा से कहा था, चंपिया तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं नहीं, जमीन लेकर क्या करोगी? चंपा ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ऐसी हंसी मजाक और सामान्य सी बातें कब गंभीर हो जाएंगी और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगी, चंपा को पता नहीं था। सोनमेत बड़ी बहन थी, इसलिए माता पिता की मृत्यु के पश्चात जमीन उसके नाम पर हो गई। पति की नीयत तो पहले से ही खराब थी। ग्राम पंचायत में निराकरण न हो पाने के कारण मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बहरन को कोर्ट कचहरी की बातें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन चंपा के कहने पर वह अपने ससुराल कटघोरा जाने के लिए चंपा के साथ बस में बैठ गया। बिलासपुर पहुंचने के पहले ही ड्राइवर ने बस की गति धीमी कर दी, क्योंकि उसके आगे भी कई गाड़ियां रुकी हुई थी और जाम की स्थिति बन गई थी। लोग बस और दूसरी गाड़ियों से उतरकर जाम का कारण जानना चाह रहे थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे और देर होने के कारण परेशान हो रहे थे। सभी को आगे निकलने की जल्दी थी। एक व्यक्ति जो गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गया था, लौटते हुए बता रहा था, अरे एक्सीडेंट हो गया है, 2 गाड़ियों को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, इसीलिए कुछ लोग चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं।
कहते हुए गुटखे की पीक को उसने अपने पैरों के पास पच से थूक कर अपनी बेपरवाही और देर होने की परेशानी का जैसे परिचय दे दिया। फिर पैर की उंगलियों पर पड़ गए पीक को दूसरे पैर के चप्पल से पोंछने की कोशिश करने लगा। बहरन से रहा नहीं गया और चंपा के रोकने पर भी यह कहते हुए बस से उतर गया कि और लोग जाते हैं, तय बैठे रह, मैं देख के आवत हूँ। बहरन जहाँ भीड़ इकट्ठी थी उधर ही बढ़ गया। 2 मृत गायें सड़क के आधे हिस्से पर पड़ी हुई थी। उनके ऊपर प्लास्टिक के बोरे डालकर ढकने का प्रयास किया गया था, लेकिन चारों पैर बोरे से बाहर झाँक गए थे। पेट फूल जाने से गायों का शरीर बेडौल हो गया था। कुछ उत्साही युवक गाय माता की जय की आवृत्ति कर रहे थे, तो कुछ युवक पालथी मार सड़क के बीचों बीच बैठे हुए थे। बहरन के लिए यह नया अनुभव था। उसे मामले की गंभीरता नहीं पता थी। उसने पास खड़े एक आदमी से हिम्मत जुटाकर पूछा, एक गाय मन एमने कर हवे का? उस आदमी ने बहरन की ओर बिना देखे संक्षिप्त जवाब दिया, नहीं। उस आदमी की शक्ल देखकर बहरन चाहकर भी कुछ और पूछने की हिम्मत न जुटा सका। वह धीरे से पीछे मुड़ा और बस में आकर बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस के आने पर युवकों का गुस्सा शांत हुआ। मामला शांत होने पर गाड़ियों को मरी हुई गायों को किनारे से निकालकर आगे बढ़ाया जाने लगा। खिड़की के पास बैठे सवारी झांककर मृत गायों को देख रहे थे। बहरन के मस्तिष्क में पिछले साल की घटना कौंध गई। एक गाय सड़क पर गाड़ी की ठोकर से घायल हो गई थी। वहीं ठोकर मारने वाला मोटरसाइकिल सवार भी बुरी तरह घायल हो गया था। उसे लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया था और गाय वहीं सड़क किनारे देर तक बैठी रही। किसी का ध्यान शायद उसके जख्म और दर्द की ओर नहीं गया। कटघोरा जाने वाली सड़क पर गाय बैल झुंड के झुंड खड़े जुगाली कर रहे थे। गाड़ी चालक बड़ी मुश्किल से वाहन चला पा रहे थे। बहरन मन ही मन सोचने लगा कि लोग चौपायों को यूं ही क्यों खुला छोड़ देते हैं, उन्हें गौशाले में क्यों नहीं रखते। बरसात में जमीन गीली होने के कारण मवेशी सड़क पर ही बैठे या तो खड़े दिखाई देते हैं। चूँकि सड़क सूखी होती है, चौपाए भी वहीं आराम से जम जाते हैं। उन्हें गाड़ियों की आवाजाही और चालकों की परेशानियों से क्या मतलब। जब पढ़े लिखे आदमी की समझ विकसित नहीं हो पाती तो ये तो ठहरे जानवर। कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद चंपा के हिस्से 5 खेत और एक जगह समतल भूमि जिसमें कभी दलहन की खेती होती थी मिले। 2 खेत बिल्कुल सड़क के किनारे थे। बहरन ने इस बरसात ज़्यादा समय कटघोरा में ही बिताया। अपने चचेरे साले के घर रुक कर वह सड़क किनारे के दोनों खेतों को समतल करता रहा और एक सहयोगी मजदूर की सहायता से छपरी बनाने में लगा रहा। लोग उस पर हंसते। बहरन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। लोग तो उसे पहले से ही बैहा कहते रहे हैं। यह दुनिया की रीत ही तो है। गायों की सेवा में यदि कोई बड़े नाम वाला व्यक्ति यह काम करता तो उसकी वाहवाही होती और उसके यश में और बढ़ोतरी हो जाती। बहरन की मेहनत और प्रयास से 2 छपरी बन गई। छत को छींद और फूस से छा दिया गया। अब बहरन की कल्पना में गाय बैल अपने बछड़ों के साथ उन छपरियों के नीचे चैन से बैठे जुगाली कर रहे थे। अब सूखी भूमि की चाह उन्हें सड़क पर नहीं ले जाएगी और कोई चौपाया सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। सोचते हुए बहरन के मुखमंडल पर संतोष भरी मुस्कान तैर गई, लेकिन अगले क्षण ही चेहरे पर मलिनता उभर आई। बहरन को छबीले से कितना लगाव था। उसकी कजरारी आँखें, अल्हड़पन, इठलाकर चलना, वह समूह में सबसे अलग नजर आती। चंपा भी छबीले की खूब देखभाल करती। छबीले में एक ही बुरी बात थी जो उसकी जान की दुश्मन बन गई। पॉलीथीन के जहरीले रसायन ने आखिर एक दिन उसकी जान ले ली। पिछले एकादशी को ही तो बहरन ने मोर पंखों से बनाई गई एक सुंदर सी सोहई उसके गले में बांधी थी। उसमें एक छोटा सा शीशा भी लटका दिया था। कभी जब छबीली स्थिर होती तो बहरन उसकी पीठ और गले पर हाथ फेरता
और शीशे में अपना चेहरा देख अपनी खुमरी को घुमाकर सिर पर ठीक से जमा देता। बहोरन ने छबीली के गले में सोहई इसलिए बांधी थी ताकि वह आकर्षक दिखे, साथ ही वह स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सोहई ने छबीली की सुंदरता तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी रक्षा न कर सकी। छबीली के मरने के बाद बहोरन कई दिनों तक गाय चराने नहीं जा सका। चंपा के चेहरे पर भी कई हफ्तों तक उदासी छाई रही। इस घटना के बाद बहोरन कुछ अजीब व्यवहार करने लगा। रास्ते पर पड़ी पॉलीथीन थैलियों को उठाकर एक झोले में भरता जाता। लोग उसे ऐसा करते हुए देखते, लेकिन कारण नहीं समझ पाते। जब गाय बैल बांधाटोला के बड़े तालाब से पानी पी रहे होते तो बहोरन तालाब के किनारे कीचड़ में अपने डंडे की सहायता से पॉलीथीन की थैलियों को गाड़ देता। फिर बरगद की घनी छांव में इत्मीनान से बैठ जाता। जब सभी चौपाए पानी पीकर तृप्त हो जाते तो वह खुशी खुशी उन्हें हाँकते हुए जंगल की ओर ले जाता। चंपा ने अपने कंधे पर सिर रखकर सोते बहोरन को झिझोड़ कर उठाते हुए कहा, उठ, कटघोरा पहुँच गए, नहीं उतरवे का। चंपा को नहीं पता कि पिछले 1 घंटे से बहोरन की पलकों के पीछे कितने सुनहरे सपने पलकर जवान हो चुके थे। कुछ सपने तो पहले ही साकार हो चुके थे। चंपा भी तो मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। माता पिता की विरासत आखिर उसे बार बार मायके खींच ही लाती है।